वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जिसमें हम पावर सेक्टर के एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले देख लेते हैं कि करंटली पावर सेक्टर में क्या क्या ट्रिगर्स आए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि पावर सेक्टर का वैल्यू चेन क्या है। तो बेसिकली पावर सेक्टर में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं, स्टार्टिंग विद जनरेशन, फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन होता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरेशन यानी पावर जनरेशन में आप देखोगे तो अलग अलग टाइप से या वे से पावर को जनरेट किया जाता है, जैसे कि थर्मल हो गया या हाइड्रो हो गया या इसके अलावा न्यूक्लियर हो गया। रिसेंटली आप देखोगे तो सोलर पावर पे भी काफी फोकस हुआ है। तो जब पावर को जनरेट किया जाता है तभी जो उसका वोल्टेज होता है दैट इज नॉट वेरी हाई, जनरली 6.6 या 12 केवी तक पावर को जनरेट किया जाता है। बट जब भी पावर को एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, बिकॉज जो जनरेशन और जो एक्चुअल कंजम्पशन है इसमें काफी डिफरेंस हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि पावर जनरेट करने के लिए एक ह्यूज लैंड की जरूरत होगी। इसके अलावा सपोज वो हाइड्रो पावर है तो लैंड के अलावा एक ह्यूज डैम की भी जरूरत होगी जिससे बेसिकली पावर जनरेट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि आप देखोगे तो जहां पे जनरेशन होता है वहां पर ही कंजम्पशन नहीं होता। देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ 500 to 1000 किलोमीटर्स वेयर जो पावर है उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, और इसीलिए जो पावर जनरेट हो रहा है 6.6 या 12 केवी पे उसको स्टेप अप किया जाता है, या वो जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज किया जाता है जनरली अबव 440 केवी। और ये यहाँ पर स्टेप अप करने के लिए अलग अलग जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स है या जिसको सबस्टेशन कहा जाता है इसका यूसेज होता है। बिकॉज ये जो जनरेटेड पावर है उसको इंक्रीज नहीं किया जाता है तो ट्रांसमिशन लाइंस में काफी लॉसेस होते हैं एंड ये जो पावर है वो एंड तक पहुंचेगा ही नहीं या काफी कम पहुंचेगा। इसीलिए इनिशियली ये जो सबस्टेशन या पावर स्टेशन है दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये जो हाई पावर है 440 केवी का, जिसका यूसेज ट्रांसमिशन के लिए हुआ था, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, वो दूसरे जगह पे पहुंचने के बाद जो पावर है उसको स्टेप डाउन किया जाता है, यानी पहले 440 से 66 केवी तक स्टेप डाउन किया जाता है और उसके बाद में फिर 11 केवी या 6.6 या 3.3 केवी तक फिर से स्टेप डाउन किया जाता है। और फाइनली जब ये पावर का यूसेज होता है वो समय अगेन उसको स्टेप डाउन किया जाता है फ्रॉम 3.3 केवी या 6.6 या 11 केवी से 415 वोल्ट्स में, ताकि पावर का एक्चुअल में कंजम्पशन हो सके। तो ये बेसिकली कंप्लीट वैल्यू चेन हो गई कोई भी एक पर्टिकुलर पावर सिस्टम रिलेटेड। तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो जनरली कोई भी ट्रांसमिशन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है उसमें मेजरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा जाता है वो अलग अलग इक्विपमेंट्स का कॉस्ट होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन टावर्स हो गए या इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स हो गए। तो लगभग जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 55% यही सेगमेंट से आते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग में लगभग 8% है या सिविल में 18% है और अदर कॉस्ट जो है वो भी लगभग 18% है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 गीगावाट्स का टारगेट रखा है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस हो गए या जो सबस्टेशन है एंड कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए लगभग 2.4 लाख करोड़ इतना खर्चा होने वाला है। तो ये पावर सेक्टर में बहुत एक बड़ा रिफॉर्म होने वाला है जिसके बेनिफिट्स बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स को मिल सकते हैं। इसमें से एक जो प्लेयर है इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। 2030 तक 51,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो ऐड होने वाली है, और इसके अलावा 4,33,000 केवीए इतनी सबस्टेशन की कैपेसिटी भी जो है वो ऐड होने वाली है, यानी एक मैसिव कैपेक्स की यहाँ पे गवर्नमेंट के एंड से शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा यदि आप देखो तो टेलीकॉम सेक्टर में भी एडिशनल 10 लाख जो टावर्स है वो ऐड होने वाले हैं फॉर द 5G कवरेज। इसके अलावा 15 लाख जो पॉइंट्स है दैट आल्सो विल बी गेटिंग एडेड। तो जो स्मॉल कैप पावर कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दे आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट का जो पुश चल रहा है टुवर्ड्स पावर सेक्टर। तो कंपनी का नाम है स्किपर करके, ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। बेसिकली ये जो कंपनी है उसके 3 सेगमेंट्स है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। फर्स्ट जो है वो इंजीनियरिंग का सेगमेंट है, सेकंड जो सेगमेंट है वो पॉलीमर्स रिलेटेड है, और जो थर्ड सेगमेंट है दैट इज इंफ्रा या ईपीसी का सेगमेंट है। तो इसमें से जो इंजीनियरिंग का सेगमेंट है इसमें स्किपर लिमिटेड जो कंपनी है वो ट्रांसमिशन टावर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, या इसके अलावा अलग अलग मोनोपोल्स हो गए, टेलीकॉम टावर्स हो गए या रेलवे रिलेटेड अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स लगते हैं इसका यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो आगे जाके वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया या टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया या इसके अलावा यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, ऐसे अलग अलग कंपनीज को सेल किया जाता है। इसके बाद में उनका जो सेकेंड सेगमेंट है पॉलीमर्स का, इसमें वो बेसिकली यूपीवीसी, सीपीवीसी
अलग अलग जो प्लास्टिक पाइप से इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड मेजरली जो सेल्स है वो रिटेल में जाता है एंड कुछ जो सेल्स है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाता है। इसके बाद में कंपनी का जो थर्ड सेगमेंट है रिलेटेड टू इंफ्रा या ईपीसी, इसमें वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जनरली फॉर द पावर सेक्टर। या कंपनी ने रिसेंटली वाटर सेगमेंट में एंटर किया है जहाँ पे उनको लगभग 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा रेलवे रिलेटेड ईपीसी का जो भी काम है वो ये कंपनी करती है, मेजरली विद द फोकस ऑफ द पावर सेक्टर। इसके बाद में अभी हम कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकअप देख लेते हैं। तो लगभग 68% का जो रेवेन्यू है वो इंजीनियरिंग सेगमेंट से आता है, जो 14% का रेवेन्यू है वो उनके पॉलीमर सेगमेंट से आता है एंड रिमेनिंग 18% जो है वो कंपनी के ईपीसी डिवीजन से आता है। यदि आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स का बाइफर्केशन देखोगे तो FY24 में लगभग 81% के जो रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिकली उनको आए थे एंड रिमेनिंग आप देखो तो 19% जो रेवेन्यूज है वो उनको एक्सपोर्ट से आए। कंपनी के मेजरली जो सारे प्लांट्स है मैन्युफैक्चरिंग के वो कोलकाता में है एंड यदि आप उनकी इंजीनियरिंग डिवीजन की कैपेसिटी देखोगे तो लगभग 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम इतनी है। एंड जो उनका सेकेंड डिवीजन है पॉलीमर का, उसके रिलेटेड उनके पास टोटल 62,000 मेट्रिक टन पर एनम इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है। तो अभी हम कंपनी के अलग अलग जो 3 डिवीजन है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो डिवीजन है दैट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पावर का जनरेशन होने के बाद जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए काफी हाई वोल्टेज का पावर लगता है एंड इसके लिए बहुत बड़े जो ट्रांसमिशन टावर्स है वो अलग अलग लगते हैं। और स्कीपर लिमिटेड ये जो कंपनी है वो अलग अलग ये जो ट्रांसमिशन टावर्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ये काफी कस्टमाइज्ड टावर्स होते हैं एंड 100% मेड टू ऑर्डर होते हैं। कंपनी 11 kV से लेके 1200 kV तक अलग अलग जो ट्रांसमिशन के टावर्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मोस्ट ऑफ द जो टावर्स है वो कंपनी एक्सटर्नली बेचती है उनके क्लाइंट्स के लिए एंड कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ये जो टावर्स है वो बेसिकली वो उनके ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ये जो डिवीजन है उसमें यूसेज होता है इसका। इंजीनियरिंग का ये जो डिवीजन है इसमें यदि हम की रॉ मटेरियल्स देखेंगे तो इसमें स्टील बिलेट्स आ जाते हैं, हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स और वायर रॉड्स आते हैं। और कंपनी के पास हॉट रोल प्रोडक्ट्स के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जिसका जो यूसेज है वो माइल्ड स्टील और हाई टेंसाइल एंगल्स में होता है। और ट्रांसमिशन टावर्स के सेगमेंट में कंपनी अलग अलग एक्सेसरीज का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसमें हैंगर्स, शैकल्स, क्लाइंबिंग सर्विसेज और स्टेप बोल्ट्स आते हैं। यदि हम कंप्लीट वर्किंग कैपिटल देखेंगे ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो काफी लंबा वर्किंग कैपिटल होता है, जनरली 6 to 8 मंथ्स उनको बिडिंग में लगता है। इसके बाद में लगभग अगेन 6 to 8 मंथ्स उनको मैन्युफैक्चरिंग में लगता है एंड जो रिसीवेबल्स का पीरियड है वो लगभग 80 to 85 डेज का होता है। इंजीनियरिंग के ये सेगमेंट में लगभग 13 to 14% के एबिटा मार्जिन अवेलेबल है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली कंपनी ने उनके जो ऑर्डर बुक है उसको काफी स्केल अप किया है, यानी 4 इयर्स में जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 4 टाइम्स हुई है एंड करंटली कंपनी के पास लगभग 6,200 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो अवेलेबल है। और ये ऑर्डर बुक में लगभग 66% ऑफ द जो ऑर्डर्स है वो जनरली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो सेगमेंट है उससे आते हैं और रिमेनिंग जो ऑर्डर्स है वो नॉन T&D सेगमेंट से है। हिस्टोरिकली यदि आप देखोगे तो जो एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन था वो लगभग 2 to 2.5 ईयर्स का था, बट यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी ये एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन रिड्यूस होकर 1 to 1.5 ईयर्स हुआ है। ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन टावर्स के अलावा कंपनी मोनोपोल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड मोनोपोल्स को काफी कम जगह लगती है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल टावर्स होते हैं या ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं। यदि आप रेंज देखोगे मोनोपोल्स के लिए तो कंपनी लगभग 33 kV से 765 kV तक अलग अलग जो मोनोपोल्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इसके लिए कंपनी ने एक डेनमार्क के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। और स्कीपर लिमिटेड ये दुनिया की ऐसी फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने 765 kV का जो मोनोपोल है उसका डिजाइन करके सक्सेसफुली टेस्टिंग कंप्लीट किया है। और ये जो मोनोपोल्स है उसमें थोड़ा बेटर मार्जिन होता है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल टावर्स होते हैं ट्रांसमिशन के लिए। मोनोपोल्स में लगभग 16 to 18% का एबिटा मार्जिन अवेलेबल है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल टावर्स है ट्रांसमिशन के उसमें 13 to 14% एबिटा मार्जिन अवेलेबल है। इसके बाद में अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं कंपेयर टू जो उनके बाकी पीयर्स है। तो यदि आप देखोगे तो स्कीपर लिमिटेड के जो मार्जिन है वो थोड़े बेटर है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। तो कंपनी के ये जो थोड़े बेटर मार्जिन है कंपेयर टू उनके पीयर्स तो उसके बेसिकली 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि कंपनी की जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है बिकॉज उनके जो प्लांट्स है विच आर इनटू ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया इज ऑल्सो हब फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, इसीलिए उनकी काफी जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बच जाती है। सेकेंडली यदि आप देखो तो कंपनी के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है जो उनके अदर कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, इसीलिए उनके थोड़े मार्जिन यहाँ पर बेटर है कंपेयर टू देयर अदर कॉम्पिटिटर।
लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कंपनी का जो सेकंड डिवीजन है जो पॉलीमर रिलेटेड है। और ये जो डिवीजन है वो कंपनी ने 2010 में उसकी शुरुआत की थी, जब भी उनके पास ERW रिलेटेड भी एक कैपेसिटी थी। बट मैनेजमेंट को इनिशियली समझ गया था कि यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम स्टील बेस्ड पाइप्स टू प्लास्टिक बेस्ड पाइप्स या PVC पाइप, और इसीलिए ही कंपनी ने 2013-14 में ये जो ERW पाइप्स की फैसिलिटी थी इसको डाइवर्स कर दिया या इसको सेल ऑफ कर दिया, और सिर्फ जो फोकस है वो प्लास्टिक पाइप्स में किया। प्लास्टिक पाइप्स बनाने के लिए जो बेसिक रेजिन लगता है वो कंपनी इंडिया में डोमेस्टिकली रिलायंस से प्रोक्योर करती है, या कोरिया में LG हो गया, या ताइवान में फार्मासा जैसी जो कंपनीज है उनसे ये जो रेजिन है वो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, विच इज द बेसिक रॉ मटेरियल। स्कीपर लिमिटेड जनरली झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल ये स्टेट में ऑपरेट करती है, एंड कंपनी के पास पॉलीमर के डिवीजन के लिए लगभग 30,000 चैनल पार्टनर्स है। और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि उनको ये जो चैनल पार्टनर्स है उनको जल्दी से जल्दी डबल करना है, यानी 60,000 चैनल पार्टनर्स करने हैं। यदि आप देखो तो करंटली उनका जो रेवेन्यू आ रहा है ये पर्टिकुलर पॉलीमर सेगमेंट से, इसमें से 80% ऑफ जो रेवेन्यू है वो एग्री सेगमेंट से आ रहा है, और रिमेनिंग 20% जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आ रहा है। पर आगे जाके यदि आप देखो तो उनका ये फोकस है कि ये दोनों सेगमेंट से उनको 50-50% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो आना चाहिए, बिकॉज जो एग्री सेगमेंट है वो काफी सीजनल सेगमेंट है, प्लस काफी रिस्की भी है ड्यू टू द रिसीवेबल्स। बट जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है वो एक काफी हाई ग्रोथ का सेगमेंट है, और उसमें रिसीवेबल्स के चैलेंजेस भी नहीं रहते। स्कीपर लिमिटेड ने इजराइल की मेडजर प्लस ये जो कंपनी है उसके साथ 50-50% का जॉइंट वेंचर किया है, और ये जो कंपनी है वो स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम्स होती है या सॉल्यूशंस है, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। और ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हैदराबाद में उन्होंने एक फैसिलिटी सेटअप किया है जिसमें लगभग 12 to 13 करोड़ का कैपेक्स किया है, एंड यहाँ पे उनके जो मार्जिन है वो लगभग 15 to 16% के एबिटा मार्जिन आर एक्सपेक्टेड गोइंग अहेड। यदि आप टोटल इंडिया में मार्केट साइज देखोगे CPVC पाइप्स का, वो लगभग 35,000 करोड़ का है। इसमें एस्ट्रल, सुप्रीम, फिनोलेक्स और आशीर्वाद ऐसे मेजरली 4 बड़े कॉम्पिटिटर्स है। और यदि आप स्कीपर लिमिटेड का मार्केट शेयर देखोगे तो वो सिर्फ 1 to 2% है करंटली। बट कंपनी की मैनेजमेंट एग्रेसिवली यहाँ पे वर्क कर रही है टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर इन टोटल ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ CPVC पाइप्स डिवीजन। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनीज लास्ट डिवीजन विच इज रिलेटेड टू EPC। ये जो डिवीजन है इसमें कंपनी को लगभग 13 to 14% के एबिटा मार्जिन अवेलेबल है, एंड यहाँ पर कंपनी काफी सिलेक्टिव होती है बिफोर बिडिंग फॉर एनी EPC वर्क। और EPC में जनरली जो एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन होता है वो 1 to 1.5 years का होता है। इसमें यदि आप देखो तो कंपनी ने 2 मार्की प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट किया है एग्जीक्यूशन करके। दोनों ही जो प्रोजेक्ट्स है वो राजस्थान में है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो रावत भाटा से कोटा तक का ट्रांसमिशन लाइन जो है वो उन्होंने कंप्लीट किया था। 400 kV का ये ट्रांसमिशन लाइन था। और जो सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट है अगेन 400 kV की ये लाइन थी, जिसमें उन्होंने भाडला टू बीकानेर तक ये जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन उसका सेटअप किया था, जो राज्य विद्युत वितरण निगम के लिए था। कंपनी ने रिसेंटली EPC सेगमेंट में वाटर सेक्टर में भी एंटर किया है, और उनको 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम जल जीवन निगम। इसके अलावा कंपनी को रिसेंटली BSNL से काफी एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो लगभग 2750 करोड़ का है, जिसमें EPC एज वेल एज O&M का पार्ट है। एंड जो O&M है वो इनिशियली 5 साल के लिए रहेगा, एंड उसमें और 5 साल इंक्रीज करने का भी प्रोविजन है फॉर O&M सेगमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें स्कीपर लिमिटेड BSNL के लिए राजस्थान में अलग अलग जो रिमोट विलेजेस है इसमें टोटल 3,350 टेलीकॉम टावर्स का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करने वाली है। एंड इसमें से जो 60 to 65% रेवेन्यूज है वो EPC के लिए है, एंड रिमेनिंग जो रेवेन्यूज है ओवर द टाइम पीरियड वो कंपनी को O&M से आने वाला है। कंपनी ने रिसेंटली February 2024 में एक राइट इशू भी किया है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ को रेस किया है, जिसमें 160 करोड़ का जो यूसेज है वो वर्किंग कैपिटल में जाएगा। और ये जो राइट इशू है वो लगभग 194 रुपीज में हुआ है, जब एक्चुअल में जो प्राइस था CMP वो 251 रुपीज का था, यानी काफी एक डिस्काउंटेड प्राइस में एक अच्छा राइट इशू हुआ है। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनी का आगे जाके कैपेक्स का क्या प्लान है। तो कंपनी ने नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए लगभग 500 करोड़ का कैपेक्स का प्लान किया है, जिसमें से FY25 में कंपनी 250 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, एंड जो रिमेनिंग कैपेक्स होगा वो आने वाले ईयर्स में होगा। टोटल जो कैपेक्स है इसमें से 78% ऑफ द जो कैपेक्स होगा वो डेट से होगा, एंड रिमेनिंग 22% जो कैपेक्स है वो इंटरनल अप्रूवल से होगा। ये कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद एडिशनल 800 to 1000 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को आ सकते हैं। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनी का फ्यूचर का क्या आउटलुक है। तो मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स वो लगभग 25% का है,
एंड जो एबिटा के मार्जिन हो गए FY25 में वो 10% से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, एंड 26-27 में जो मार्जिन हो गए एबिटा के वो 12 to 13% के हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी को China+1 का भी एक बेनिफिट मिल रहा है, एंड इंटरनेशनली भी कंपनी को काफ़ी एक अच्छी इंक्वायरीज मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो कंपनी का जो बिड पाइपलाइन है विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जो फोकस है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में यदि आप देखो तो मार्जिन भी थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू जो डोमेस्टिक डिमांड होती है। कंपनी का जो बिड पाइपलाइन है वो 2400 करोड़ से इंक्रीज होके 16,700 करोड़ तक गया है, यानी 7 टाइम्स इसमें इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का जनरली जो बिड टू विन रेशो है वो 20 to 25% का होता है, यानी यहाँ पर कंपनी को एडिशनली लगभग 4,000 to 4,500 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो आगे जाके एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि कंपनी का एक बिजनेस काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, काफ़ी पुराना भी प्लेयर है, लगभग 4 डिकेड से ये जो कंपनी है वो यही बिजनेस में है, एंड कंपनी को करंटली काफ़ी अच्छे एक टेलविंड्स आए हैं बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ गवर्नमेंट कैपेक्स। तो मुझे लगता है कि कंपनी के आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो रेवेन्यूज है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है। वैल्यूएशंस यहाँ पर थोड़े स्ट्रेच्ड है, काफ़ी यहाँ पे स्टॉक में भी रैली आया था, तो सपोज कुछ करेक्शन होता है तो डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग टू ऐड दिस स्टॉक इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपका खुद का स्टडी कर सकते हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो, और ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यूट्यूब पे मैं कोई भी रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, वैल्यू एडुकेटर के अगेन कोई भी रिकमेंडेशन सर्विसेज नहीं है। माइक्रो कैप क्लब जो है इसमें हम ऐसे ही अलग अलग जो स्टॉक्स है उनको अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, वह जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज अप टू द इंडिविजुअल मेंबर। इसके अलावा लगभग 40+ मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूज है वो वैल्यू एडुकेटर के माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, सारे रिकॉर्डेड वीडियोज है जो आप देख सकते हो। इसके अलावा 70-80 रिपोर्ट्स हमने अलग अलग कंपनीज के बारे में लिखे हैं, मोस्टली माइक्रो कैप की कंपनीज है, और ये जो रिपोर्ट्स है वो आपको हमारे ऐप में और वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हो। इट कैन बी अ वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू। इसके अलावा माइक्रो कैप क्लब में आपको मैंने बताया कि हाउ टू रीड द बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या अलग अलग मेंटल मॉडल्स को भी एक्सप्लेन किया है विद प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। तो इट कैन बी अ वेरी गुड रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर यू। यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है वो मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, मोस्टली ऑन द स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो आप देखते रहिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स मीट एट 11 o'clock ऑन नेक्स्ट सैटरडे विद द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ अ माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी।